गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को ज्ञात है कि 21 मार्च को प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा होनी है और समय बहुत ज़्यादा कम होने के कारण हम उन्हीं टॉपिकों में चर्चा करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आइए ये टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। अब हमें इसमें ये जानना है, क्या जो परंपरागत तरीके से शिक्षा को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता था और अब हम आधुनिकता की बात करें तो आधुनिक दौर पे शिक्षा को किस प्रकार से हम ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण करने के क्या क्या तरीके हैं। अब यदि जो पुरातन समय की यदि मैं बात करूं, उस समय की शिक्षा और वर्तमान की शिक्षा में काफ़ी अंतर है। उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है क्योंकि आधुनिकता डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम कि डेवलपमेंट शिक्षा की तरफ किस प्रकार से हुआ है और आधुनिक जो गुरुकुल वाली जो शिक्षा पद्धति जो हमारे भारत में जो चली हुई आ रही थी उसमें किस प्रकार से था किया था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जो मुद्दा है आपका ये है जो सहायक सामग्री हैं। देखो, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण में जो सहायक सामग्री हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं देख लीजिए। पहला जो होता है वो होता है दृश्य सामग्री, ठीक है, और श्रवण सामग्री और दृश्य श्रवण सामग्री और क्रियात्मक सामग्री। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि यदि हम बात करें दृश्य सामग्री वो होता है, अब दृश्य का मतलब देखना, किसी चीज़ को हम देख के लर्न करना। अब दृश्य मतलब आँखों से जो दृश्य हम देखते हैं प्रत्यक्ष तौर से उसे दृश्य बोलते हैं, दृश्य। अब सामग्री जो चीज़ आँखों से जो दिख रहा है, जिस चीज़ पे हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस चीज़ को आँखों द्वारा उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये चीज़ें, ठीक है। अब दृश्य सामग्री के अंतर्गत जब शिक्षण कार्य जब किया जाता है तो दृश्य सामग्री होना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि तभी शिक्षण कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है। यदि मैं बात करूं दृश्य सामग्री के अंतर्गत श्यामपट्ट, चित्र जैसे चार्ट होते हैं, ये ग्राफ होते हैं, नक्शा, मॉडल, पत्रिकाएं और पाठ्य पुस्तकें, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं इन जो दृश्य सामग्री के अंतर्गत जो चीज़ें, ये चीज़ें जो कोऑर्डिनेशन करती हैं, जिन चीज़ों का ये महत्व होता है, अब उसके अंतर्गत देख लीजिए श्यामपट्ट। जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं या कहीं भी किसी विद्यालय में जाते हैं या किसी ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं या अदरवाइज कहीं भी हम जब शिक्षा की यदि हम बात करें तो शिक्षा को अच्छी तरीके से समझाना और उसको बच्चों तक पहुंचाना और बच्चों के बौद्धिक विकास में तुरंत उसका अनुसरण कर लेना, वो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो होती है श्यामपट्ट। हम श्यामपट्ट पे बच्चों के उन डाउटों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जो बच्चों को नहीं आते हैं और वो तरीका बताते हैं कि किस प्रकार से किया जा सकता है। क्योंकि श्यामपट्ट पे हम कई चीज़ों का निर्माण करते हैं, जैसे कि कौन सा वादन चल रहा है, दिनांक क्या है, विषय क्या है, क्लास कौन सी है और हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उसका उल्लेख उसके अंतर्गत होता है। और यदि हम किसी टॉपिक पे चर्चा करें तो टॉपिक वाइज उसमें श्यामपट्ट में हम लिखते जाते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीट करना है। उन टॉपिकों पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जब कक्षा में छात्र जब श्यामपट्ट की तरफ देखते हैं तो उन्हें उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन स्वतः ही उनके मस्तिष्क में आ जाते हैं कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं और हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। और यदि मैं बात करूं श्यामपट्ट का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, और जितने भी ड्राइंग से संबंधित जो छात्र होते हैं या साइंस के जो जितने भी स्टूडेंट होते हैं और जो अकाउंट से संबंधित जितने भी छात्र जो होते हैं, वो उनके लिए श्यामपट्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जितना भी हमारा न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है हम श्यामपट्ट के माध्यम से ही बच्चों को बता सकते हैं। यदि हम कोई क्वेश्चन या मैथ का तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एक ये कहें ये एक इसका
अभिन्न अंग है श्यामपट्ट, जिसमें कि बच्चों को जो मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं हम उसको किस प्रकार से बच्चों को समझा रहे हैं, किस प्रकार से मान लीजिए हम किसी को डिवाइडेड कर रहे हैं या उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उसमें माइनस कर रहे हैं, तो कौन से अंक से किसको करा किया जा रहा है, कौन सा सूत्र उसके अंतर्गत लग रहा है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है और बायोलॉजी में भी और ड्राइंग में भी ये चीज़ें हमें श्यामपट्ट महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती है, क्योंकि उससे हम बच्चों के बीच का जो ज्ञान का स्तर है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम ये होता है श्यामपट्ट का प्रयोग। ठीक है, अब आते हैं हम, यदि हम बात करें क्या बोलते हैं चित्र, यदि हम चित्र की बात करें तो चित्र के अंतर्गत हम किसी चीज़ को आसानी तरीके से समझाना होता है और किसी चीज़ को आसान तरीके से बच्चे को उस चीज़ को समझाना और उसका अनुसरण उसको करवाना, किस प्रकार से बच्चा उसको लर्न कर रहा है, किस प्रकार से समझ रहा है, ये चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है जब बच्चा इसको सीखने के प्रयास करता है और बच्चा किस प्रकार को उसको लर्न कर। अब मान लीजिए हमने भूगोल के अंतर्गत एक बड़ा सा चार्ट रखा जिसमें हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये भाग ओशियन है या समुद्र है या स्थल मंडल है, यहाँ पर वनों का क्षेत्र इतना है, और जो हमारे जो द्वीप हैं, जो हमारी कंट्रियाँ हैं, जो हमारे भूमध्य रेखा को जो काटती हुई जो रेखाएं जाती है उसके पैरेलल कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, क्योंकि हम उसको ग्राफिक के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, जो चार्ट के माध्यम से। ठीक है, और जो ग्राफ होता है, हम ग्राफ के अंतर्गत क्या करते हैं, जब कोई क्वेश्चन को हम जब बनाते हैं तो वो ग्राफ के अंतर्गत उसे सटीक बनाने की कोशिश करते हैं। हम किसी नक्शे का निर्माण करते हैं तो ग्राफों के माध्यम से उसे कितना एंगल उसको ले जाना है, कितना एंगल में उसे मोड़ना है, ये चीज़ हमें ग्राफ से पता चलता है और पॉइंट टू पॉइंट हम ग्राफ को उसको अध्ययन करते हुए चलते हैं। इस वजह से उसमें कहीं ना कहीं हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं नक्शा। अब नक्शा भी वही होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम किस प्रकार से नक्शे में उकेर रहे हैं। अब मान लीजिए हम कक्षा में एक नक्शा बनाते हैं कि विद्यालय से मार्केट तक का एक नक्शे के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। अब मान लीजिए आज के डेट में हम कहीं पर्यटन के तौर पर यदि घूमने जा रहे हैं या हम कहीं किसी स्थान पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, जब यदि हमारे पास नक्शा होगा तो हम बिना किसी से पूछे हुए हम उस मार्ग की तरफ जा सकते हैं और उस स्थान पर भी गंतव्य जो हमारा जो गंतव्य स्थान है, हम गंतव्य स्थान तक भी हम उसको पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये जो नक्शे होते हैं इससे क्या होता है, हमेशा हमें सहूलियत प्राप्त होती है और नक्शे इसलिए बनाए जाते हैं कि उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं या हम जिस नक्शे की बात कर रहे हैं, जिस भूभाग की बात कर रहे हैं, उस भूभाग को सरलता से हम नक्शे के माध्यम से समझ सकते हैं। कितना किलोमीटर आगे जाना है, कितने किलोमीटर में मंदिर है और कितना किलोमीटर में टैक्सी स्टैंड है या मार्केट है, जो और हमारे घर से यहाँ जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, और सारा समावेश उस नक्शे में दर्शाया जाता है। और ये मैं इससे यदि बात करूँ, जब हम 16वीं शताब्दी में जब समुद्र के माध्यम से जब व्यापार चलता था, क्योंकि आधुनिक चीज़ें उस समय थी नहीं, तो लोग क्या करते थे, नक्शों के माध्यम से समुद्र में एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते थे, क्योंकि नक्शे के माध्यम से उन्हें पता चलता था कि हम किस स्थान पर हैं और हम किस भूभाग में और किस सागर के मध्य है। ये चीज़ें उसमें अमेंडमेंट होती थी, इसलिए वो हमारे लिए कहीं ना कहीं सहूलियत प्रदान करती हैं, क्योंकि ये दृश्य सामग्री के अंदर जिन्हें हम अपने आंखों से देख सकते हैं और देखने के बाद उसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। अब मॉडल, अब हम मान लीजिए विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बन जाता है मॉडल, क्योंकि उनके जीवन का एक बड़ा ही टिपिकल दौर इस मॉडलों से भी गुजरता है। हम किसी क्षेत्र में अपने आप को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। मान लीजिए बच्चा किसी चीज़ के प्रति जिज्ञासु है और किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कंप्यूटर के प्रति बच्चों का जो बौद्धिक विकास को विकसित करने के लिए हम बच्चों को मॉडल बनाने के लिए देते हैं, जैसे कंप्यूटर का मॉडल बना लिया या फिर इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल बना लिया, या फिर बात करूँ वो कुछ नया इन्वेंट कर रहा है जो मॉडल के माध्यम से वो प्रदर्शित करना चाहता है कि समाज में इस चीज़ को करने से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ नया बदलाव हमें मॉडलों से भी देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि यदि हम मॉडलों से अध्ययन करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो चीज़ सरलता से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम किसी सैटेलाइट का कोई मॉडल बनाते हैं, उसका पहले हम प्रारूप
तैयार करते हैं और उसको मॉडल के तौर पे हम उसे विकसित करते हैं। यदि वो अच्छी तरह से वर्किंग करता है तो हमें ये लगता है कि उसके आगामी फ्यूचर में बहुत ढेर सारे अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और उससे आगे हमारा भविष्य भी कहीं ना कहीं उससे अच्छा हो सकता है। यदि हम मेडिकल के क्षेत्र की बात करें, मेडिकल में भी कुछ ऐसी चीज़ों को इन्वेंट करना और मॉडल के माध्यम से उसे हमें प्रस्तुत करना, क्योंकि मॉडल से जो बालक है उसके बौद्धिक विकास का जो क्षेत्र है उसके दायरे को और फैलाना होता है, उसे और ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आती है और उसका जो क्षेत्र होता है वो विस्तारित होता जाता है, क्योंकि नई चीज़ें सीखने के जो प्रयास रहते हैं हम वो मॉडल के माध्यम से बना के हम बच्चों को प्रस्तुत करते हैं। अब आ जाते हैं पत्र और पत्रिका। अब समाचार पत्रों की बात करें, पत्रिकाएं की बात करें, अब हम किसी चीज़ की घटना को यदि हम देखना चाहते हैं, हम किसी घटना को यदि हम हमारे क्षेत्र हमारे पहुँच से वो यदि बाहर है तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से उस घटना का आकलन कर लेते हैं, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमारी आंखें प्रत्यक्ष तौर से उसे देख रही हैं, पढ़ रही हैं, वो क्या हो गया, एक दृश्य सामग्री के तौर पे हमें हमारा अध्ययन की सामग्री बनती है। जो हमारी पुस्तकें हैं या और जितने भी जो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जिन चीज़ों को हम अध्ययन पढ़ सकते हैं, वो सारी दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि परंपरागत तरीके से जो हम अध्ययन करते हैं, आधुनिक तौर पे भी अध्ययन करते हैं, ये चीज़ें उसके अंदर। अब पत्रिका, यदि हम किसी कंट्री में गए नहीं हैं तो यदि हम उस देश की पत्रिका का यदि हम अध्ययन करें तो वहाँ पर उस देश के बारे में बखूबी तरीके से उसमें उल्लेख होगा या उसमें जो कुछ फोटोग्राफ्स होंगे, हम उसको देखने के बाद हम अध्ययन कर सकते हैं कि भैया इस देश के अंतर्गत ये चीज़ें हो रही होंगी और ये चीज़ इसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। क्योंकि हम किसी एक स्थान पर बैठे हुए किसी देश की या किसी प्रदेश की या किसी क्षेत्र के बारे में हम जान सकते हैं, पत्रिकाओं के माध्यम से उसका अध्ययन कर सकते हैं, अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा सकते हैं। अब पाठ्य पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि किसी छात्र के जीवन में जब यदि वो विद्यालय में प्रवेश करता है या आगे की शिक्षा ग्रहण करता है, जब यदि हम शिक्षा की बात करें तो पाठ्य पुस्तकों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि बच्चा जो सीखता है, जो ग्रहण करता है, जो सीखने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत आती है, वो किताबों के माध्यम से आती है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक होते हैं उसके माध्यम से वो पढ़ता है, उसको समझता है और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है। जहाँ तक यदि मैं बात करूँ पुस्तकों के माध्यम से, हम किसी टॉपिक पे यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो बच्चे को क्रम वाइज तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किस बच्चे का ध्यान उस टॉपिक पे कितना चल रहा है। यदि हम कहते हैं कि जब कक्षा में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारा एक मेन गोल ये रहता है कि सभी बच्चों के पास पुस्तकें हैं और सभी बच्चे उसे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ें। और यदि दूसरी तरफ की यदि हम बात करें तो बच्चा उसको प्रत्यक्ष तौर से अपनी आंखों से देख रहा है, उसे छू रहा है और उसको ग्रहण कर रहा है। यदि हम कहीं पर बीच में किसी बच्चे को उठा दें कि भैया आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो बच्चे का पूरा कंसंट्रेट उसमें है कि उस बिंदु पे है, उस टॉपिक पे है, जिससे कि बच्चा उसको आधे को अध्ययन कर सके। और बच्चे का जो आगे की जो रणनीति होती परीक्षा के दौरान, यदि आगे भविष्य के दौरान यदि मैं बात करूं, आगे का जो उसका भविष्य निर्धारित होता है वो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से वो होता है। क्योंकि पाठ्य पुस्तकें यदि होंगी तब जाके हम किसी विषय पर गहनता से अध्ययन कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। यदि पाठ्य पुस्तकें नहीं होंगे तो हमारा ज्ञान का स्तर बहुत निम्न हो जाएगा, क्योंकि हमें उस जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है उसमें हमारी उतनी नॉलेज ना होते हुए हमें एक सिर्फ अज्ञानता के तौर पे हम रहेंगे। यदि हमारे पास पाठ्य पुस्तकों का पूर्ण तरीके से हो और ये चीज़ें जब होंगी तो हमारा ज्ञान का जो बौद्धिक स्तर है वो परिपक्व होगा। परिपक्व होने के साथ साथ ही हम उसको ग्रहण कर सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये तो होगी दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री क्या होती है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब ऑडियो सामग्री, श्रवण सामग्री जिसे कहते हैं, ये शिक्षा के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब मैं यदि बात करूँ शिक्षा के क्षेत्र की तरफ, तो शिक्षा के क्षेत्र की तरफ ये हो जाता है कि हम किन किन माध्यमों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किन किन माध्यमों से हमारे शिक्षा को और बेहतर बनाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अब मान लीजिए हम श्रवण सामग्री में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि हम किन किन चीज़ों का इसके अंतर्गत प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्डर, लिम्बाफोन। ठीक है, ये चीज़ों का हम
प्रयोग करते हैं। आज हम रेडियो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीविज़न का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इत्यादि चीज़ों जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको हम अपनी कानों से सुन सकते हैं, हम उसको मगर प्रत्यक्ष तौर से देख नहीं सकते हैं, और केवल उसको हम सुन सकते हैं। जो ये सुनने की जो प्रवृत्ति होती है उसको ही दृश्य सामग्री के अंतर्गत उसे जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए रेडियो में किसी विषय पर चर्चा चल रही है, उसका हम किसी किसी क्षेत्र में बैठे हुए भी उस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अगर चर्चा चल रही है, हमारे देश की किसी आर्थिक व्यवस्था पे यदि चर्चाएं चल रही हैं, अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आधुनिकता की यदि हम बात करें तो मन की बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो मन की बात जो कही गई है, हम एक स्थान पे बैठे बैठे उस चीज़ का अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है कि दृश्य सामग्री का हम प्रयोग इसलिए करते हैं। अब यदि मैं ग्रामोफोन मतलब जब हम किसी ग्रामोफोन में यदि कोई रिकॉर्डर होता है, यदि कोई गाने होते हैं, या कोई किसी राजनेता का कोई भाषण होता है, या किसी कवि का सम्मेलन होता है, या कविताओं का जो संग्रह होता है, उसके माध्यम से अगर हम उसको देख सकते हैं। और ये चीज़ भी महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि ग्रामोफोन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ये चीज़ें को हम कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में उनको फेस करते हैं, क्योंकि हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो ये आधुनिक चीज़ में हमारे ये प्रयोग आते हैं, इसलिए ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत इनका महत्वपूर्ण प्रयोग होता है।